एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश पर। मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको इस चैप्टर की पूरी समरी बताऊंगी, लेकिन समरी भी इस तरीके से कि जो भी मेन और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो आप लोगों के इजीली क्लियर हो जाएंगे और आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, आखिरकार ये कहानी है कब की और लिखी किसके द्वारा गई है, तो मैं आपको बता दूं इस कहानी के जो राइटर हैं वो हैं अल्फोंसे डोडे। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखी, मतलब कि जो द लास्ट लेसन लिखा, ये किस समय की बात है? तो ये है बात फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की। फ्रैंको पर्शियन वॉर का मतलब है फ्रांस और पर्शिया के बीच में जब युद्ध हो रहा था, उस समय की बात है ये। दैट मींस 1870 से 1871 के बीच की बात है। अब पर्शिया जो है उस समय में किन किन चीजों से मिलकर बना होता, मतलब उस समय पर्शिया जो है अभी के जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया जो है वो पर्शिया के अंडर थे। इस वाली कहानी के अंदर ये मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता रही हूं कि आखिरकार इस चैप्टर को लिखने का मतलब क्या है। इन सभी चीजों से जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका सामना होगा। मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है और ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लॉरेन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थी फ्रैंको पर्शियन वॉर के दौरान, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पर्शिया के हाथों में चली गई थी। मतलब कि पर्शिया ने इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। और अब उन लोगों ने क्या किया कि यहां पर जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी वो बंद कर दी गई, फ्रेंच मीडियम बंद हो गया और उन्होंने बोला अब से यहां के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इसी चीज के ऊपर बेस्ड हमारा ये चैप्टर है। आखिरकार इसके अंदर होता क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको दो किरदार मिलेंगे। एक किरदार है हमारा एम हैमिल जो कि फ्रेंच टीचर हैं, और दूसरा किरदार है हमारा फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है। अब कहानी की जो शुरुआत होगी वो किस तरीके से होगी, मैंने आपको बताया ये कहानी है फ्रैंको पर्शियन वॉर के समय की। और जब जर्मनी में क्या किया, पर्शिया, मतलब कि जब वो पर्शिया के अंदर ही था, पर्शिया, जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया का मिलके बने हुए थे, तो बर्लिन से एक्चुअल में ऑर्डर्स आए कि अब से एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। बर्लिन क्या है, जर्मनी की लार्जेस्ट सिटी है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये चैप्टर आखिरकार है किसके बारे में, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी। सबसे पहली चीज कि वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ता है आम जनता के ऊपर, और दूसरी चीज है लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो मातृभाषा होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में। हमें हमारी लैंग्वेज को पढ़ना, उसे लिखना, सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। The last lesson written by Alphonse Daudet narrates about the year 1870। 1870 वाले साल की बात की गई है जब पर्शियाई फोर्सेस जो हैं अंडर बिस्मार्क। अब बिस्मार्क कौन है, इनका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। 1815 से लेके 1819 तक का इनका समय रहा। द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। कौन थे ये? फर्स्ट चांसलर थे जर्मनी के। इन्होंने अटैक किया और फ्रांस को कैप्चर कर लिया। इस वॉर के अंदर फ्रांस जो है वो हार चुका था। क्लियर हो गई ये बात।
आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सेस एंड लॉरेन, इन दोनों की स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद रखिएगा और इनके नाम भी अच्छे से याद रखिएगा। ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सेस एंड लॉरेन, ये पर्शियाई हाथों में चली गई थी और जो नए पर्शियन रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच लैंग्वेज अब से स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी। कहां के? इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के। ये बात क्लियर हो गई। अब फ्रेंच टीचर्स को क्या बोला गया कि आप लोग अब यहां से जा सकते हैं, और हमारी एम हैमिल कौन थे? वो भी एक फ्रेंच टीचर ही थे। एम हैमिल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल, और अब एम हैमिल अपने पुराने स्कूल में नहीं रह सकते थे, उन्हें ये स्कूल छोड़कर जाना था। तो अब एक टीचर जो फ्रेंच पढ़ाता है उसे जब ये स्कूल छोड़ के जाना, दैट मीन्स कि वो अपनी आखिरी क्लास उस स्कूल के अंदर लेगा और उन बच्चों को पढ़ाएगा। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। Still he gave the last lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever. और उन्होंने फिर क्या किया, अपना जो आखिरी लेसन था, अपनी जो आखिरी क्लास ली, वो पूरे डिवोशन और सिंसियरिटी के साथ ली। उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये मेरी आज आखिरी क्लास है और क्यों ना मैं बच्चों को ऐसे पढ़ा के जाऊं कि वो हमेशा याद रखे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सारी नॉलेज जो है वो बच्चों के अंदर बांट जाए। आइए शुरुआत करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स से। पॉइंट्स के जरिए हम पूरे चैप्टर को यहां पर समराइज करेंगे। सबसे पहली चीज, शुरुआत कैसे होती है? फ्रांस इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज नॉट लर्न्ड पार्टिसिपल्स। कहने का मतलब यह है, फ्रांस सुबह सुबह उठता है और वो स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहा होता है, और उसको जो होमवर्क दिया गया होता है उसके टीचर एम हैमिल के द्वारा, क्या होमवर्क दिया गया होता है? पार्टिसिपल के रूल्स जो है वो उसे याद करने होते हैं, जो कि उसने नहीं किए होते। अब उसका दिमाग चलता है कि यार अब मैं क्या करूं, स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं। स्कूल के लिए फर्स्ट थिंग लेट हो गया हूं, दूसरी चीज टीचर ने जो होमवर्क दिया था मैंने वो भी नहीं किया है। होमवर्क क्या था? पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करके आने थे। अब यहां पर फ्रांस का दिमाग चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। फ्रांस ने बाहर देखा तो बाहर दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही थी, सूर्य जो है वो बढ़िया तरीके से निकला हुआ था, वार्म सनी डे था, चिड़ियाएं चहचहा रही थी पेड़ों पर बैठी हुई। जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे मतलब मार्च कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। पर्शियन सोल्जर्स का ड्रिल करना जब चैप्टर में दिखाया गया है, ये भी एक इंडिकेशन है कि फ्रांस जो है वो हार चुका है और अब वो पर्शियाई हाथों में आ गया है। ब्राइट सनशाइन था उस दिन, बर्ड्स चिरपिंग, चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी जंगल में, और पर्शियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे थे। लेकिन यहां पर फ्रांस ने इन सभी चीजों को, अपनी सारी टेम्पटेशंस को किया अवॉइड, और वो हो गया स्कूल के लिए रेडी, और बहुत ज्यादा जल्दी में फ्रांस अपने स्कूल के लिए निकल गया। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब उसके बाद फ्रांस जब अपने स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड आता है। बुलेटिन बोर्ड मतलब कि एक नोटिस बोर्ड जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी आर्मी है या जो भी गवर्नमेंट है या कोई भी है, जब उसे कोई भी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचानी है तो वो खबरें बुलेटिन बोर्ड्स पर लगा देते थे। बुलेटिन बोर्ड जो है वो कहां पर लगा हुआ था? टाउन हॉल में। टाउन हॉल क्या है? वहां के गांव में ऐसी एक जगह होती है जहां पर सारी मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं। तो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पिछले 2-2.5 सालों से कोई भी अच्छी खबर नहीं लगी थी। हमेशा वहां पर कोई बुरी खबर ही आती थी, जैसे कि वॉर के हार जाने की, या फिर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट एक शब्द आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा जिसका मतलब है कि आपको अब आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि वॉर चल रहा था। इस तरीके की हमेशा बुरी खबरें वहां पर आई। जब फ्रांस अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था, दौड़ा दौड़ा जा रहा था, वो वहां से क्रॉस होता है और बिना रुके जब वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के वहां काफी ज्यादा भीड़ लगी है, तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिरकार अब क्या हो गया है, अब कौन सी बुरी खबर आ गई है। लेकिन वो उस खबर को जानने के लिए वहां पर रुकता नहीं है और चुपचाप वो क्रॉस कर जाता है।
उस समय वहां पर एक वॉचर, एक ब्लैक स्मिथ अपने ट्रेनी के साथ उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई खबर को पढ़ रहा होता है और उसी दौरान जब वो फ्रांस को दौड़ते हुए जाते देखता है तो वो उसे बोलता है, कोई बात नहीं, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, टेंशन मत लो, जल्दी मत करो। ये चीज उसने एक सरकास्टिक तरीके से बोली थी और कहीं ना कहीं एक मतलब कि एक टॉन्ट था इसके अंदर और थोड़ा सा मजाक भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक स्मिथ को पता था कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज लगी हुई है, लेकिन अभी तक फ्रांस को यह बात नहीं पता थी। फ्रांस दौड़ता दौड़ता अपने स्कूल पहुंचता है। स्कूल के बाहर एक गार्डन होता है जो एम हैमिल का होता है। फ्रांस की बुरी तरीके से सांस जो है वो फूली हुई होती है और अब जब वो फाइनली स्कूल पहुंच गया है तो स्कूल का दृश्य क्या होता है, स्कूल का नजारा क्या होता है, ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर जब हम स्कूल जाते हैं सुबह सुबह तो स्कूल में काफी ज्यादा शोर होता है ना, लेकिन जब फ्रांस उस दिन स्कूल पहुंचा तो उस दिन वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था। क्या था उस दिन वहां पर? बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। उस दिन स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा था। ऑन रीचिंग स्कूल फ्रांस नोटिसेस अनयूजुअल साइलेंस। क्या नोटिस करता है फ्रांस? अनयूजुअल साइलेंस, कि आज इतना सन्नाटा क्यों है। अब यहां पर फ्रांस बताएगा कि अक्सर स्कूल में कैसी कैसी आवाजें आती थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आइए देखते हैं। फ्रांस डिस्क्राइब्स द यूजुअल सीन एट द स्कूल इन द मॉर्निंग्स, कि अक्सर सुबह के समय स्कूल में क्या सीन होते हैं। A lot of noise created by the moving of desk. Desks के मूव होने की, आगे पीछे होने की आवाजें आती हैं। Children repeating their lessons and teachers striking the tables. बच्चे क्या कर रहे होते हैं? अपने lessons जो हैं वो एक साथ एक स्वर में रिपीट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे कान पर उंगली लगाकर जोर जोर से अपने लेसन्स को रिसाइट कर रहे होते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छे से उन्हें समझ सकें, और टीचर जो है अपने स्केल को टेबल पर जोर जोर से स्ट्राइक कर रहा होता है बच्चों को शांत करवाने के लिए। आमतौर पर स्कूल की जो भी आवाजें होती हैं वो बाहर गली तक सुनी जा सकती हैं, लेकिन उस दिन बिल्कुल सन्नाटा था। स्कूल ऐसे था जैसे कि एक संडे मॉर्निंग हो, क्योंकि संडे मॉर्निंग को कोई स्कूल नहीं आता तो स्कूल में बिल्कुल शांति होती है। अब उस दिन जब सब कुछ साइलेंट था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, फ्रांस ने सोचा था कि स्कूल में काफी ज्यादा हल्ला होगा तो मैं उसी चीज के ऊपर रिलाय करके जा रहा हूं और चुपचाप बिना किसी को पता चले मैं अपनी क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। लेकिन अब फ्रांस के साथ हो गई थी यहां पर चोट हो गई थी। मतलब अब वो क्या करता, सब कुछ बिल्कुल सन्नाटे में था। फ्रांस अपने क्लास की विंडो में देखता है तो सारे दोस्त ऑलरेडी क्लास के अंदर हैं। सारे दोस्त ऑलरेडी क्लास के अंदर अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं और उसका टीचर जो है वो भी क्लास में आगे पीछे यहां पर रूलर को लगाए हुए चल रहा है इधर उधर। फ्रांस घबरा जाता है, दिल जोर जोर से फ्रांस का धड़क रहा है और सुबह से सारी अटपटी चीजें फ्रांस के साथ हो रही हैं। पहले उसका स्कूल आने का मन नहीं था, फिर उसने देखा बाहर पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, फिर उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ है, फिर उसने देखा स्कूल के अंदर सन्नाटा है। ये सभी इंडिकेशंस हैं कि आज का दिन कुछ अलग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब वो क्लास में एंट्री लेने के लिए गेट पर खड़ा होता है तो उसे लगता है कि अब उसको डांट पड़ेगी। वो जैसे ही एम हैमिल उसे देखते हैं वो उसे कुछ भी नहीं कहते। उसे लगा था एम हैमिल उसे डांट मारेंगे, लेकिन एम हैमिल उसे कुछ भी नहीं कहते, बल्कि बहुत प्यार से पोलाइटली उसको बोलते हैं कि अरे फ्रांस तुम आ गए, आज फिर से लेट हो, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। ये देखकर फ्रांस एकदम से मतलब ऐसे हो जाता है कि ये क्या, एक और अजीब चीज जो मेरे साथ आज हो रही है। फ्रांस को काफी एम्बैरस फील होता है, लेकिन फ्रांस चुपचाप अपनी सीट पे से टप के अपनी जाके जगह पर बैठ जाता है। अब फ्रांस अपने इस डर पर काबू पा ही रहा था, वो अपने आप को शांत कर ही रहा था। इतने में ही एम हैमिल जो है उन्हें वो देखता है
और उसे रियलाइज होता है कि आज मेरे टीचर ने कुछ अलग किस्म के कपड़े पहने हैं। फ्रांस जो है वो काफी ज्यादा अशेम्ड था लेट होने पर, और वो डर रहा था डांट से, एज ही हैड टू एंटर द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब फ्रांस ने नोटिस किया कि भाई, जैसे ही उसने अपने डर पर काबू पाया और वो थोड़ा सा शांत हुआ, उसने नोटिस किया कि ओह, मेरे टीचर ने तो आज नए कपड़े पहने हुए हैं, है ना। तो उनके टीचर ने उस दिन, ध्यान रखिएगा टीचर ने क्या पहना हुआ था, ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जिसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। ये कपड़े पहने हुए थे। ये कपड़े एम हैमिल केवल स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे। स्पेशल ओकेजन्स पर मतलब कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, ऐसी चीजें जब भी होती थी तभी वो ऐसे कपड़े पहनते थे। आज उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अगेन एक ऐसी चीज जो अनयूजुअल थी। अब फ्रांस सोच रहा है ये हो क्या रहा है सुबह से, समझ नहीं आ रहा है फ्रांस को। जब फ्रांस इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, इतने में उसे दिखता है कि लास्ट बेंच पर क्लासरूम में गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। लास्ट बेंच पर क्लासरूम में गांव के कुछ लोग बैठे हुए। उन गांव के लोगों में कौन कौन था, ध्यान से देखिएगा। हॉजर, हु वॉज वियरिंग हिज 3-cornered hat, द रिटायर्ड मेयर, पोस्टमास्टर, एटसेट्रा। ये सभी लोग वहां पर बैठे हुए थे। और जो हॉजर थे उन्होंने क्या किया हुआ था, वो एक ओल्ड प्राइमर लेकर आए हुए थे। एक ओल्ड प्राइमर मतलब एक पुरानी जो प्राइमरी स्कूल की किताब होती है ना, प्राइमरी क्लास की जो एक किताब होती है जिसके अंदर अल्फाबेट्स वगैरह आपको सिखाते हैं, वर्णमाला टाइप की, वो बुक वो लेकर आए हुए थे। और वो पूरी फटी पुरानी, काफी पुरानी बुक थी। उन्होंने वो किताब अपने लैप पर रखी हुई थी और उनके मोटे मोटे चश्मे उस किताब के ऊपर ही रखे हुए थे। अब ये सब चीजें देखकर अगेन फ्रांस धक्के में आ जाता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, एम हैमिल की आवाज आती है। और वो आवाज क्या होती है? That it was their last lesson in French, as the Persians in Berlin had ordered that French language would not longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine, and that German language be taught instead. इतने में एम हैमिल एक अनाउंसमेंट करते हैं क्लास के अंदर कि बर्लिन से बेटा जी ऑर्डर आ गए हैं, आज आपकी लास्ट क्लास है। अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये जो शब्द थे एम हैमिल के, वो फ्रांस के ऊपर बिजली की तरह टूट कर पड़ते हैं। फ्रांस एकदम से शॉक में आ जाता है कि ये टीचर ने क्या बोल दिया। अब फ्रांस को एकदम से बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, क्योंकि फ्रांस को ना कुछ भी नहीं आता। उसे अपनी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी, लिखनी तो बिल्कुल नहीं आती थी, पढ़नी बिल्कुल नहीं आती थी। और एकदम से फ्रांस को हर एक चीज को लेकर रिग्रेट फील होने लग जाता है कि आखिरकार क्यों उसने अभी तक अपनी क्लास में ध्यान नहीं दिया, आखिरकार क्यों उसने टीचर के जो भी हमें पढ़ाया उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, आखिरकार क्यों उसने रोजाना अपनी पढ़ाई को कल पर टाला कि आज नहीं पढ़ता कल पढ़ लेता हूं। जैसे आज वो स्कूल नहीं आना चाहता था कि नहीं आज नहीं जाता, बाद में चला जाता हूं। अब उसे सडनली एकदम से रिग्रेट होने लगा कि वो कभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस क्यों नहीं था। फॉर वेस्टिंग हिज टाइम इन हंटिंग बर्ड्स एग्स एंड प्लेइंग इन द सार रिवर। सार रिवर फ्रांस में एक रिवर है। अभी उसे क्या लगने लगा, यार मैं क्यों कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, मैं क्यों हमेशा चिड़िया के अंडे वगैरह ढूंढता हुआ घूमता था, या मैं सार रिवर के वहां खेलता रहता था, आखिरकार क्यों मैंने अपनी पढ़ाई पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। देखो आज वो दिन आ गया जब मैं अब आगे से अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाऊंगा। Village men had come to the class as they were also repenting for not have studied well in their childhood. अब देखो, जैसे सडनली फ्रांस को ये बात समझ में आती है कि ये हमारा लास्ट लेसन है, फ्रांस को ये समझ में आ जाता है कि बुलेटिन बोर्ड पर आखिरकार क्या नोटिस लगा हुआ था, है ना। फिर उसे ये भी समझ में आ जाता है आखिरकार ये पीछे विलेजर्स जो बैठे हुए हैं ये क्यों बैठे हुए हैं।
उसे समझ में आता है कि ये यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये भी पछता रहे हैं सही से ना पढ़ने पर, ये भी पछता रहे हैं और ये आज यहां पर आए हैं अपने इस टीचर को थैंक करने के लिए कि 40 साल से ये टीचर जो है वो यहां पर हम सभी को पढ़ा रहा है। They had come to thank their teacher for his 40 years of service as a teacher of French. अब यहां पर सब लोग रिग्रेट में हैं, सब लोग पछतावे में हैं, सब लोग दुखी हैं और इन्वायरमेंट पूरा सैड है। इतने में ही ये सब सोच ही रहा होता है कि एक आवाज आती है और टीचर फ्रांस को बोलते हैं कि फ्रांस उठो और अब ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हें पार्टिसिपल्स जो है वो रिसाइट करने हैं, मतलब क्लास में सबको बोलकर पढ़कर सुनाने हैं। फ्रांस वॉज लाइक कि आज मैं अपना सारा ज्ञान यूज कर लूंगा, आज अगर टीचर ने मुझे ये काम बोला है करने के लिए तो मैं इसे इतने अच्छे से करूंगा कि किसी ने नहीं किया होगा। फ्रांस खड़ा होता है, फ्रांस अपनी पूरी दिमाग लगा लेता है, सब कुछ कर लेता है और जब वो पढ़ने की कोशिश करता है तो वो पढ़ नहीं पाता कुछ भी और वो इतना शर्मिंदा होता है कि वो अपने टीचर से नजर भी नहीं मिला पाता और उस समय उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अब इस समय फ्रांस से एम हैमल ये कहते हैं कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। क्या नहीं करूंगा? मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी भी है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। अब कैसे है ये गलती? सबसे पहले वो बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम हमेशा पढ़ाई को कल पर टालते रहे। गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्कूल आने से रोका। कभी वो तुम्हें पैसे कमाने के लिए खेतों में भेज देते, कभी मिल में काम करने के लिए भेज देते। और गलती मेरी भी है क्योंकि मैं भी तुम्हें अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, या फिर मुझे कभी भी फिशिंग करने जाना होता तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। गलती मेरी भी है कि मैंने भी तुम्हारी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, तुमने भी नहीं लिया और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी नहीं लिया। और देखो आज ये दिन आ गया जब हम सब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि कल से हमें अब फ्रेंच पढ़ने के लिए ही नहीं मिलेगा। और सब लोग बहुत 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 ज्यादा उदास होते हैं इस चीज पर। अब एम हैमल कहते हैं that all the people of Alsace were to be blamed as no one was serious towards learning. कोई भी सीरियस नहीं था पढ़ने के लिए। He tells the class that the enemies would laugh at them and say that they only show to be Frenchmen as they can neither speak nor write their own language. वो ये बोलते हैं कि ये जो लोग आए हैं ना, जो तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए आए हैं, ये तुम पर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि तुम किस दम पे अपने आप को फ्रेंचमैन बोल रहे हो जब तुम्हें तुम्हारी ही भाषा ना बोलनी आती है ना लिखनी आती है। He says that France should not feel guilty as everyone is at fault. वो बोलते हैं फ्रांस, केवल तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक इंसान जो है वो यहां पर कसूरवार है, वो यहां पर फॉल्ट में है। तो ये सभी चीजें उन्होंने बताई कि मैं तुम्हें पानी देने के लिए भेज देता था या फिशिंग करने के लिए भेज देता था। अब एम हैमल अपनी लैंग्वेज की तारीफ करना स्टार्ट करते हैं। एम हैमल प्रेज करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को। वो बोलते हैं ये दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, क्लियर और सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया की। और वो कहते हैं क्लास को कि तुम्हें इस लैंग्वेज को गार्ड करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को? उन्होंने ये बोला कि क्योंकि अभी इन लोगों ने तुम्हें गुलाम बना लिया है, राइट? अब ये लोग तुम्हारे ऊपर अपनी भाषा थोप रहे हैं, तो ये तुम्हारे ऊपर फिजिकली ही नहीं, माइंड पे भी तुम्हारे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो तुम इनके गुलाम अगर अपनी भाषा छोड़ दोगे तो बन जाओगे, और अगर तुम अपनी भाषा पर पकड़ बनाकर रखोगे तो तुम्हारे पास एक तरीके से तुम्हारे जेल की चाबी होगी, तुम्हारी कैद की चाबी होगी। इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज को गार्ड करना होगा, एज इट इज द ओनली वे टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। कि ये जो गुलामी का एक प्रिजन है, इससे अगर तुम अपने आप को आजाद करना चाहते हो तो ये ही एकमात्र तरीका है।
क्या है? ये ही एकमात्र तरीका है अपने आप को आजाद करने का। इफ अ पर्सन नोज हिज मदर टंग वेल, अगर एक इंसान अपनी मदर टंग अच्छे से जानता है, कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता। नोइंग द मदर टंग वेल एज अ लैंग्वेज इज अ टूल टू फाइट डोमिनेशन। ये एक तरीके से एक औजार है, एक टूल है जिससे आप डोमिनेशन को फाइट कर सकते हैं। ये जो शोषण आपके ऊपर हो रहा है, इसको आप फाइट कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज को अगर अपने बीच में जिंदा रखेंगे तो कोई भी इंसान आपको गुलाम नहीं बना सकता। और अगर आप लोग इसे छोड़ देंगे तो आप लोग टोटली उनकी कैद में हो जाएंगे। तो यहां पर एम हैमिल उनसे बेसिकली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब टीचर जो है उस दिन क्या क्या पढ़ाता है, ये सब बोलने के बाद टीचर उनको ग्रामर पढ़ाता है। और उस दिन वो टीचर उन्हें इतने पता नहीं किसी तरीके से पढ़ाता है कि फ्रांस को ये फील होता है कि यार मतलब मुझे आज सब कुछ समझ में कैसे आ रहा है। या तो हमारे टीचर ने इतना अच्छा पहले कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया, या फिर मैंने कभी इतना अटेंटिवली क्लास में ध्यान ही नहीं दिया। दो ही रीजन हो सकते हैं। एम हैमिल उस दिन ऐसे पढ़ा रहे थे मानो वो ये चाह रहे थे कि जितनी भी नॉलेज उनके पास है वो सब एक बार में इन्हें देकर चले जाएं। राइट? सो ग्रामर का उन्होंने लेसन लिया, उसके बाद उन्होंने उनको राइटिंग के लिए बोला, और राइटिंग के लिए उन्होंने नई नोटबुक्स जो हैं वो पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की, जिनके ऊपर एल्सेस और फ्रांस काफी खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था। और जब फ्रांस उन्हें देखता है, उन सभी कॉपीज को क्लास में देखता है, तो उसे ऐसे लगता है कि छोटे छोटे झंडे जो हैं फ्रांस के, वो क्लास में लहरा रहे हों। एक कंपैरिजन करता है वो। और सभी लोग, जब वो नोटबुक्स दी जाती हैं, सभी लोग, जितने छोटे छोटे बच्चे भी वहां होते हैं या जो विलेजर्स भी होते हैं, हर एक इंसान वहां पर उसे लिखने में लग जाता है। और क्लास के अंदर इतना सन्नाटा होता है कि पेन के पेपर पर चलने की भी आवाज आ रही होती है। इतने सन्नाटे में जब पेन के पेपर पर चलने की आवाज भी आ रही है, क्लास के अंदर एक मस्कीटो, एक बीटल जो है वो आ जाता है। लेकिन किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि हर एक इंसान इतना ज्यादा डूबा हुआ होता है, इतना ज्यादा डिवोटेड होता है। फ्रांस देखता है छोटे छोटे बच्चे भी ऊबड़ खाबड़ जैसा भी उनसे लिखा जा रहा है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस देखता है क्लास के अंदर कबूतर बैठे हुए हैं, उनके भी जो क्लॉज की आवाज आ रही है, उनके पंजों की जो आवाज आ रही है, फ्रांस को लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एल्सेस और फ्रांस लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी चीजें उस समय फ्रांस के दिमाग में चल रही हैं, और फ्रांस उस समय ये सोचता है कि इस तरीके से किसी के ऊपर कोई भी भाषा थोपी नहीं जा सकती। हमारी भाषा जो है ये हम बचपन से सीखते हैं, ये हमारी है। राइट? और जर्मन्स हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या वो इन पिजन्स को भी मजबूर करेंगे कि ये जो कू कू की साउंड निकाल रहे हैं वो भी वो जर्मन में निकालें? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं। राइट? So the coo sound of the pigeons could be heard in the class, and Franz wondered that would the Persian force the pigeons also to change their language and coo in German, कि क्या वो उन pigeons को भी फोर्स करेगी कि वो जर्मन में ही अपनी आवाज निकाले। The writer wants to say that language comes naturally to a being, है ना। राइटर यहाँ पर यही कहना चाहता है कि कोई भी एक लैंग्वेज होती है वो नेचुरली मतलब आप जहां जन्म लेते हैं वहां पर आपके पास आती है। एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन एनीवन, ये किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं की जा सकती, बी इट द पिजन्स और द फ्रेंचमैन, अब चाहे वो कबूतर हो और चाहे फ्रांस में रहने वाले लोग ही क्यों ना हो। और ये सभी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रही हूं। इस चैप्टर में मैंने आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज बता दिया है। तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं आप इन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ें। अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया है, नहीं आया तो आप वीडियो को वापस से एक बार जरूर देखें। अब इतने में ही जब फ्रांस ये सब देख रहा होता है और ये सब सोच रहा होता है, वो देखता है एम हैमिल को कुर्सी पर बैठे हुए, और एम हैमिल जो है वो उस क्लास की हर एक चीज को निहार रहे होते हैं। जो भी चार्ट्स वहां पर लगे होते हैं, जो भी बेंचेस होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, बाहर जो उनका गार्डन होता है, फिर वो सोचते हैं कि पिछले 40 सालों में आखिरकार क्या बदला है।
तो वो देखते हैं कि बदला कुछ भी नहीं है, केवल जो फर्नीचर है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, वॉर्न आउट हो गया है। बाहर जो पेड़ पौधे उन्होंने लगाए थे वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। जो बेल उन्होंने लगाई थी वो अब खिड़की से ऊपर छत तक जा रही है, हॉप वाइन्स। उसके अलावा इस क्लास में कुछ नहीं बदला। और ये भी था कि वो उस समय बहुत ज्यादा इमोशनल थे और वो उन सभी यादों को याद कर रहे थे पिछले 40 सालों की जो उन्होंने यहाँ पर बिताए हैं। ऊपर आवाज आ रही थी, उनकी बेटी जो है वो सामान पैक कर रही थी क्योंकि अगले दिन उन्हें जाना था और नेक्स्ट डे एक नया जर्मन टीचर क्लास में आने वाला था। तो ये मोमेंट एम हैमिल के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था। इतने में ही चर्च बेल जो है वो बज जाती है, 12 बज जाते हैं और क्लास के खत्म होने का समय हो जाता है। Just then the clock at the church struck 12 and the prayer song began. M. Hamill began to speak but could not continue as he was overpowered by his emotion. M. Hamill खड़े होते हैं और वो कोशिश करते हैं कुछ बोलने की, लेकिन सडनली मतलब वो कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि इमोशंस उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं उस समय। उनके गले से आवाज नहीं निकलती, वो चोक हो जाते हैं। तो वो सडनली अपने बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं और बड़ा बड़ा वहां पर लिखते हैं, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, विवे ला फ्रांस। जिसका मतलब आखिरकार क्या है? जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब हम बोलते हैं ना, फ्रांस जिंदाबाद। और इतने में ही वो सिर्फ ये चीज लिखकर ब्लैक बोर्ड से हटते हैं, दीवार का सहारा लेते हैं और एक जेस्चर करते हैं इस तरीके का कि आपकी क्लास जो है वो समाप्त हो गई है और अब आप सभी जा सकते हैं। और इसी चीज के ऊपर ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर हमें कहीं ना कहीं एक बात समझाता है और वो बात ये है कि हमारी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें जो भी काम करना है उसे कभी भी कल पर नहीं टालना है। जो काम हमें करना है वो हमें आज ही करना है और हमारी लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको हमें समझना है। अब मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर अपलोड करूँगी, तो आप अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख पाएंगे। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और फैब इंग्लिश चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।